हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ओन स्टार्स अकेडमी। तो मैंने कल आपको बोला था कि मैं आज आपके लिए लेकर आऊंगी। ये देखिए, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज सीटेट जुलाई 23 का पेपर लेकर आई हूँ एसएसटी का। ओके, पेपर 2 के लिए ठीक है। तो हम इसको करेंगे आज। ये ऑफिशियल पेपर है मैं जो लेकर आई हूँ। तो मैंने ना आगे का जैसे कि सीडीपी और हिंदी इंग्लिश ये सब हटा दिए हैं। मैंने सिर्फ एसएसएस का पोर्शन ही स्कैन किया था। ठीक है, आप अपने लिए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हम करते हैं शुरू 31 से। 31 उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए, उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए भाई? उष्ण कटिबंध की के बारे में जानने के लिए किसकी जानकारी उनको होना चाहिए। तो देखिए, उष्ण कटिबंध क्या होगा? ये होगा 0 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो इसके इधर 10 डिग्री नॉर्थ में, 10 डिग्री साउथ में जो भी ये पोर्शन होगा ये उष्ण कटिबंध ये कहलाएगा। तो हमें किस किस की जानकारी होना जरूरी है? देशांतर की, ग्लोब की, आतपन की, अक्षांश की। आतपन मैंने बताया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अपने पास में रखती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रोक लेती है हमारे वायुमंडल में, तो वो आतपन कहलाती है। तो बताओ किस किस का? देखो, ये वाली जो लाइनें होती है वो अक्षांश होती है, तो हमें अक्षांश का ज्ञान तो होना ही चाहिए। आतपन भी जरूरी है उष्ण कटिबंध इलाके के लिए। और ग्लोब से ही तो हमें पता चलेगा, नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी पर, हमने यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी लाइनों का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, गलत हो जाएगा हमारा आंसर। तो ए गलत होते ही देखो ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। तो हमारा आंसर अपने आप बोल रहा है कि मैं हूँ, थर्ड आंसर हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? मतलब कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत कौन सी है, जो भ्रांतियां फैला रखी है वो कौन सी है? कौन सी है? यह गैर उपयोगी विषय है। ये सबने बता रखा है कि सामाजिक विज्ञान एक उपयोगी विषय नहीं है, ऐसा फैला रखा है, ऐसी भ्रांति फैला रखी है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ऐसा भी उन्होंने बोल रखा है लोगों ने, या आप बोल सकते हो सभी हमारे जो पहले के ये साइंटिस्ट वगैरह या जो साइंस और मैथ्स वाले लोगों ने बोल रखा है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। नहीं, सामाजिक विज्ञान तो समझने पर करता है। तो ये भी एक भ्रांति फैला रखी है। और सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त शिक्षार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में ही है, ये भी फैला रखी है। जबकि अगर कहीं अकादमी नहीं है तो वहाँ पर भी आप सामाजिक विज्ञान, जैसे स्कूलों में भी तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाती है, और हमारे डेली के रोजमर्रा जिंदगी में भी तो सामाजिक विज्ञान हमारे काम आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी। चारों ऑप्शंस की भ्रांति फैला रखी है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, असर्शन है नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन। मतलब कि ये पहले सिविक्स थी, फिर इसको पॉलिटिकल साइंस किया गया है। तो ये क्यों किया गया? समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए। ठीक है, कि जो पहले का भारत था उसमें जैसे मामले होते थे उसके लिए, या ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था।
हाँ, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है कि भाई नामावली में चेंज किया गया था, ये वाली बात है सही, ठीक है। बट ये भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। औपनिवेशिक काल में नागरिक शास्त्र आया था क्या, बताइए। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस ए सही है एंड आर गलत है, ठीक है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 34 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है कि अगर हम ये क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं, इसका आंसर बच्चे किस तरीके से देंगे। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। चुनाव में मतदान द्वारा। लोकतंत्र में लोग भागीदारी कैसे करते हैं, चुनाव में मतदान द्वारा। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। नंबर 3 है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, ये सब कर सकते हैं। एंड लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व है जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। नहीं गाइस, हमारा आंसर 3 होगा, ठीक है, 3। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। मूल्यांकन, अभी भी मूल्यांकन ही करना है, हमने पिछले प्रश्न में भी मूल्यांकन किया था। देखिए, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। क्या अंतर है भाई। विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, मतलब कि वो इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पा रहा है, ये बताना है। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण, क्या हो रहा है ये, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। हाँ भाई, इससे तो अच्छे से पता चल रहा है कि ये साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं और शॉपिंग मॉल में क्या होते हैं। आगे, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, ठीक है ना, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारत होती है जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है। हाँ भाई, ये भी सही है कि ये साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार होने वाला निश्चित दिन लगता है, जबकि शॉपिंग मॉल तो बहुमंजिला होती है जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग दुकानें होती है। आगे बढ़ते हैं हम 3 पर। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती है। और अगला पढ़ते हैं हम। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसी से साफ साफ नहीं पता चल रहा है कि साप्ताहिक बाजार क्या होता है। ये आगे
विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? सोचो भाई। संघवाद को परिभाषित कीजिए। संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए। और शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, ये मैंने भी कल आपको बताए थे। उनके कार्य क्या हैं? राज्य के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो गाइस इसका आंसर होगा हमारा, आपके विचार में क्या होता यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के लिए जाते? तो हमारा आंसर ये A1 हो जाएगा। जिस किसी का पेपर है उसने ये क्वेश्चन सही कर रखा था। अगला देखते हैं 37 मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। मूल्यांकन करना है इस प्रश्न में भी। तो देख रहे हैं आप सब, मूल्यांकन का टॉपिक एक बार और जरूर रिवाइज कर जाना। मूल्यांकन से ये जो 23 में अगस्त में 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं SSSS में। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है भाई? इस निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा ही नहीं है? मतलब कि किस ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि विद्यार्थी ने तो ये क्वेश्चन ढंग से नहीं समझा। विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट है जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हो। तो इससे तो पता चल ही रहा है। आगे विद्यार्थी ए क्या जवाब देता है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। ये भी सही है भाई, इससे भी पता चलता है। आगे देखते हैं विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। नहीं, बिल्कुल उन नियमों के ऊपर तो डिपेंड होके हम देश को नहीं चला सकते। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। सी विद्यार्थी क्या बोलता है? संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। हाँ भाई, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुने। ठीक है। असर्शन है विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर मतलब कि स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। मतलब कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर मतलब कि स्क्रैप बुक जाना चाहिए। यह एक कारगर तरीका है। आगे देखते हैं इसका रीजन। एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर होगा गाइस, ये बिल्कुल ये है हमारा ये तो सही है हमारा असर्शन तो, बट रीजन गलत है।
एकत्रण रजिस्टर, स्क्रैप बुक का मूल्यांकन, उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है। तो आंसर होगा हमारा ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। 4 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे 39, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तथ्यात्मक जांच के लिए विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ये देखते हैं भाई, तथ्यात्मक क्या होता है, देखते हैं। What kind of questions can students be asked in order to test their factual knowledge? ठीक है, factual knowledge की ज्ञान देने के लिए। Strategic knowledge, knowledge of subject productive skill, knowledge of classification and categories, knowledge of terminologies। क्या है इसका आंसर? पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में काफी बड़ा है। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में, मतलब कि इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है जिनसे सक्षम नहीं होती है। महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है, क्या दिखाता है भाई? ये रोजी का कथन क्या दिखाता है? जेंडर वर्गीकरण करना, मतलब कि जेंडर को बांटना, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवाद धारणा, जेंडर उद्दीपन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd, जेंडर रूढ़िवाद धारणा। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं भाई? पढ़ लिया होगा। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? उसने स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना, खुद ही वही पता करो, या विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाओ, तो विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाओ, या संजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तुम्हारा आंसर होगा यही, 4 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए मतलब असर्शन, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध हो रहा है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ, अच्छा, सामाजिक विज्ञान कला की आंखों में है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क है क्योंकि चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं।
तो भाई क्या होगा इसका? क्या होगा? ये होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 4 होगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। ये इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के लिए बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। हम्म 43 का होगा गाइस। विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। बिल्कुल सही है ये बात है। और इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर लेके जाता है। हाँ गाइस, इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 44 पर। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? बताओ भाई, कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र बनाना, वृत्त के बारे में, स्थानीय चुनाव के बारे में सुना है इन्होंने। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। हाँ, कक्षा में चुनाव का आयोजन करना। और विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारा आंसर 3rd ही हो जाएगा। ठीक है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। क्या अभ्यास होगा भाई? हाँ, अभ्यास होगा। आदिवासियों और चलवासी आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक पठन, व्याख्यान और सेमिनार, और बकरवालों और चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। तो गाइस, इसका होगा बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा गाइस 45 का 4th आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते हुए शिक्षक को शाम पट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? विद्यार्थियों की बातों को सुनना, लेकिन उनका विलेखन आवश्यक नहीं भाई,
ऐसा थोड़ी होगा। मतलब कि जब टीचर शाम पाठ मतलब ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी से सुनेंगे, उनको ब्लैक बोर्ड को टच नहीं करना। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना नहीं। हर बात लिखना जरूरी नहीं है, नहीं होता है, नहीं होती है, ठीक है। सेकंड भी गलत हो जाएगा हमारा। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना नहीं। सिर्फ होनहार बच्चों की प्रतिक्रिया लिख के हमें क्या करना है? ठीक है। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। हाँ बिल्कुल सही है ये। आगे देखो, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है, ठीक है। अब वो हाई स्कूल से निकलकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जा रहा है तो उसका एडमिशन जिला न्यायालय ले जाता है। पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है, मतलब कि क्षेत्र भ्रमण के लिए। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उद्देश्य पूरा करता है या ते है? न्यायालयों के प्रकार्य का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। आगे ये वैसे सही है कि अनुभव करना, वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। क्या हो रहा है? न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना, व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। ये भी सही लग रहा है मुझे कुछ कुछ। न्याय पाने वाले, और आगे आएगा विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, डराना तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया। आगे भय पैदा करना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, केवल 1। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना गाइस ये ब्लर हो गया है, ऐसे देख लो, थोड़ा ब्लर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? कौन सी ऐसी गतिविधि है? विद्यार्थियों को, ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। नारे लिखने के लिए कहना। आगे है बी, विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। ठीक है। आगे देखते हैं हम, सी ऑप्शन हमारा। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो वह ये भी सही है हमारा और बी भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 49, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? देखो कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ
चिकित्सकों और अगुआ कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ता है। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। ये तो नहीं होगा। आपने यह देखा कि क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पूछा था, देखो शासन व्यवस्था के बारे में है, तो ये तो स्वास्थ्य और इसके बारे में। आगे देखो, हाँ, आलोचनात्मक करना है ना। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है, आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? हाँ, तो गाइस यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती है? राजतंत्र और लोकतांत्रिक, ये सारे क्वेश्चंस तो हम स्मरण पर के आधार पर दे सकते हैं कि राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए, या लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती है। ये तो अब हम स्मरण के आधार पर दे सकते हैं, रिकॉल के आधार पर दे सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं 50 क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है: विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा गाइज, इसमें हम विश्लेषण ही करेंगे। इसमें हमारा आंसर आपको आप ये देखकर पजल मत हो जाए ना, ये आधे गलत भी है। ठीक है। ये तो उस बच्ची ने अपने खुद का ऑब्जर्व कर रखा, विश्लेषण ही इसका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि मैंने आंसर की भी चेक की थी आपके लिए। पहले लेके आने से पहले मैं मेहनत करती हूँ, अपने ऊपर मैं वर्क करती हूँ। ऐसे ही उठकर नहीं आ जाती हूँ कि भाई लो क्लास ले लेती हूँ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसका मतलब कि आकर्षण है। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए। बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है। तो अब क्योंकि लगा कर देखो, नील उत्पादन देखो, हम देखते हैं। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी में कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, क्योंकि वो अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए थे और बागान मालिक बन गए थे। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो हमारा ये दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। 52 क्वेश्चन हमारा 16वीं और 17वीं मतलब कि 16th एंड 17th सेंचुरी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। क्या क्या परिवर्तन आए थे भाई, क्या क्या चेंजिंग हुई थी? अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई थी। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई थी। हाँ, बिल्कुल राइट बात है ये। ठीक है। एंड आगे एजेंटों से पहले की पेशगी लेकर काम
करने की नई प्रणाली भी शुरू हो गई थी। मतलब कि लोग है ना, अब आम लोग उनसे पहले ही पैसे लेते थे, अपना कच्चा माल लेकर आते थे और फिर वो काम करना शुरू कर देते थे। तो क्या क्या होगा गाइस, हमारा आंसर सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा होगा सही विकल्प। देखो क्वेश्चन था, मांग आने से भारत के बुनकरों में क्या क्या। तो एक तो कताई और धुलाई रंगाई का धंधा अपना लिया था अधिक से अधिक लोगों ने। और क्या हुआ था नया, ये नया हुआ था कि लोग है ना पहले से ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली आ गई थी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। हमारे परिणाम है, ये बात उन्होंने सही कही है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से होते हैं। भाई ये भी उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आगे देखते हैं हम। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। नहीं भाई, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो उनके उपदेशों और उनका पालन करें। वो अपना भी कोई, अगर उनके पास में भी कोई बात होती थी तो वो कहते थे, डिस्कस करते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, मतलब कि सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम 54 पर। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। किसको समर्पित है? ज्योतिराव फुले की जो बुक थी निम्न जातियों की दुर्दशा पर, उन्होंने लिखी थी 1873 में। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को और ब्रह्म समाज सुधारकों को नहीं थी, भक्ति गायकों को भी नहीं थी, भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को नहीं। उन्होंने दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में लिखा था उसमें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। मतलब कि 1950 आते आते, मतलब 1950s का दौर आते आते, जो तमिलनाडु के साइड में गैर ब्राह्मण थे और ब्राह्मण थे, तो गैर ब्राह्मण वालों ने भी आवाज उठाई थी। ठीक है, आगे मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। किसने की थी भाई? घासीदास ने, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। हाँ, तो ये दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है? जातीय भेदभाव से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट है। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आ पाए। जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वो ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आ पाए थे, या वे अलगाव में थे। अलगाव मतलब एकांत में रहने वाले या अकेले रहने वाले, अलगाव में। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए थे या मध्यकालीन शासक गए का राज था। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल
राइट बात है ये, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। ओके, आगे आ गया हमारा 57th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? किसने कहा था अधिकार मिलना चाहिए? हजारा बीवी इस्माइल ने, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने, मुमताज अली ने, या बेगम अनीस किदवई ने? किसने कहा था भाई? ये कहा था मुमताज अली ने कहा था। ठीक है, मुमताज अली ने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की थी। ठीक है, जब भी लोगों को आंदोलन करना होता था या पुराने रीति रिवाज जैसे सती प्रथा हिंदुओं में थी, इनका विरोध करना होता था, तो राजा राम मोहन राय ने भी हमारे पुराणों की व्याख्या दोबारा से की थी कि आप लोगों ने ये गलत व्याख्या कर रखी है, हमारे पुराणों में सती प्रथा विवाह है दोबारा से। ठीक है, सती प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं था हमारे पुराणों में, जो लोगों ने अपने मर्जी से बना दिए थे ये। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? 13th सेंचुरी में लिखा गया था ये। गौतमी, रुद्रमा, किसके लिए लिखा गया था? गौतमी, रुद्रमा देवी, रजिया या दिद्दा? ये लिखा गया था रजिया सुल्तान के बारे में लिखा गया था। इल्तुतमिश की जो बेटी थी उनके बारे में लिखा गया था। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अभिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। हाँ, बिल्कुल सही है, अधिरचना के भार को स्थानांतरित। और मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। ये है हमारा आंसर, ए एंड बी बोथ। ठीक है गाइस, इन पर मत जाना। कभी सोचो कि ये सही है तो मैं सही बता रही हूँ, ये गलत है तो मैं गलत बता रही नहीं हूँ। वो आधे गलत है और आधे सही है। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ब्रह्मगिरी से, हुंसगी से, इनाम गांव से, कोल्डी हवा से। तो ये मिले हमें हुंसगी से मिले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब कि महाजनपद काल में कर वसूलना शुरू हो गया था, तो ये कौन सा सही नहीं है इनमें से? ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। हाँ भाई, हाफ पार्ट देना पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चरावाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि आखेटकों संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देते थे। आगे ये बात भी बिल्कुल सही होती थी कि व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं का पर राजा कर लगाते थे। चरवाहों और जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ये बात भी बिल्कुल सही है, बट ये बात गलत है, क्योंकि ये दिया जाता था, हिस्सा कितना दिया जाता था? 3/4 पार्ट। ठीक है, या फिर 3/4 पार्ट या फिर 1/6 पार्ट दिया जाता था, 1/6, क्योंकि तभी राजा को क्या बोला जाता था भाई? षडभागी इसीलिए बोला जाता था क्योंकि 1/6 पार्ट वो कर का फसलों का ले लेते थे। ठीक है, आगे
1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ था, क्योंकि इल्बर्ट बिल का विरोध कब आया था गाइस? 1883 में आया था। और इसको विरोध क्यों किया गया था? भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। यह बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लीय नजरिया रखता था। देखते हैं हम गाइस, ये हमारा आंसर होगा गाइस, ये वाला बी एंड सी पार्ट विल बी राइट। ये आया था इल्बर्ट बिल, जिसमें ना ये था कि यूरोपियन लोगों पर जब भी मुकदमा होगा या ब्रिटिशर्स पर मुकदमा होगा तो अंग्रेजों के साथ साथ में ना भारतीय जज भी उन को सुनेंगे, उन मुकदमों को सुनेंगे। तो ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई, ठीक है, तो उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, थर्ड। आगे देखते हैं हम। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। रीजन है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, ठीक है, नहीं कर पाए हैं। तो इसका आंसर देखना, इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा गाइस ए एंड आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला है इन पर फोकस मत करना, ठीक है, ये उस बच्ची ने लगाया हुआ है जिसका ये पेपर था या मैंने जिससे पेपर मांगा है। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। देखो ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है ये, ठीक है। ए कथन है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है कि तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। आगे देखते हैं हम। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। नहीं गाइस, ये बात गलत है, बल्कि मुसलमान तो खलीफा के अंदर ही सारे काम करते थे। खलीफा को वो अपने भगवान, जैसे हिंदू अपने भगवान शिव जी भगवान और इनको मानते हैं, ऐसे ही वो खलीफा को अपना गुरु भगवान सब मानते थे। तो ये नहीं है, तो ए सही होगा एंड बी गलत होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस फोर्थ, 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? किस अधिकार में की है गाइस? भोजन का अधिकार और निजता का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल। तो ये होगी हमारा जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 में, ठीक है, अनुच्छेद 21। कल भी मैंने कुछ आपको आर्टिकल्स करवाए थे, उनसे बाहर सीटेट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए।
कैसे है? अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नहीं करता है क्या? नहीं करता है। आगे पढ़ते हैं हम पहले। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। आगे, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। नहीं भाई, इंडिया वाले धार्मिक मामलों पर स्पष्ट पृथक नहीं है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकते हैं। अब देखते हैं गाइस कौन कौन सा सही होगा। तो इसका होगा 66 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ये अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। उसमें धर्म वाले आपस में चाहे लड़ते रहे चाहे कुछ भी करते, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है। एंड बी है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान है। हाँ, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ए एंड बी बोथ आर ट्रू। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ है। बताओ, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल सही है। असमानताएं समाप्त हो गई है। असमानताएं समाप्त हो गई है। आगे देखते हैं हम। ये बात तो भाई मेरे हिसाब से तो गलत है कि असमानताएं समाप्त हो गई है। आगे देखते हैं हम। तो ये बात तो गलत हो जाती है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमयी जीवन सुनिश्चित करता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गाइस इसमें देखो सी गलत लग रहा है, तो सी को काट दो। सी कट गया तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। हमारा आंसर बोल रहा है कि फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, हमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, आगे देखते हैं। 68 क्वेश्चन को देखते हैं। ऑफिस में जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना एदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। उसके जो ऑफिस में जो जाती है ना महिला, उसको तो वेतन और सम्मान मिलेगा, बट जो घर का काम करती है उसके काम को अनदेखा किया जाता है। ठीक है, उसका थोड़ा सम्मान नहीं किया जाता है। तो इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच करनी है हमें। भारतीय समाज में पितृक व्यवस्था होना, ये तो नहीं है, ये तो दोनों महिलाओं की कंपैरिजन चल रही है। घरेलू काम का अवमूल्यन हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ये हो सकता है। या घरेलू काम के लिए कम समय लगना, नहीं भाई, कार्यालय काम का अति मूल्यन नहीं। ये यहाँ पे बता रहा है घरेलू काम का अवमूल्यन, मतलब घरेलू काम का जो लोग मानते हैं काम को, उनको उसको कम मानते हैं कि घर में तो काम ही क्या होता है, इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम आ गए हैं गाइस 69 क्वेश्चन पर। हमें 90 क्वेश्चन करने हैं। बस आज और थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको, पढ़ लीजिए। 69 देखो सही सुमेलित करना है हमें, सही सुमेलित। राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर। तो दिहाड़ी मजदूर, अनियमित मजदूर, स्वरोजगार या व्यवसायी, कौन कौन से सही सुमेलित हैं? सही कौन कौन से? तो सब्जी विक्रेता तो है, स्वरोजगार है उसका खुद का। ठीक है, दुकान में सुपरवाइजर, हमें डी का तो पता है, तो डी सही है हमारा। तो डी तो सही है हमारा। अब हमें एक और देखना है कि सब्जी विक्रेता का तो मतलब सी तो हमारा सही हो गया, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार।
दुकान में कोई जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर इन शॉप, तो वो बिजनेस पर्सन हो गया, व्यवसायी हो गया, ये भी बात सही है, डी भी सही है हमारा। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर नहीं होता है, वो अनियमित मजदूर नहीं है, बी गलत दे रखा है। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होता है, हाँ ये भी सही है। तो ए सी एंड डी हमारा सही हो गया आंसर। ठीक है, ये देखिए गाइस, इधर फिर से रोंग लग रहा है, बट आप इन पर फोकस मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है, मतलब कि गांव के लोग ना जो शहरों में जा रहे हैं ज्यादा संख्या में, और शहरों में फिर क्या हो रही है, स्लम एरिया बढ़ रहा है, मतलब कि झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं। तो इस तरह के माइग्रेशन को आप क्या बोलोगे, प्रवसन को क्या बोलोगे? शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, मतलब कि ज्यादा हो रही है, वहां पे जीवन का स्तर ज्यादा अच्छा है। ग्रामीण कामकाज बाजार में विघटन, कि गांव के काम काज में के वहां के व्यापार में या बाजारों का घटना, ये हो सकता है। या आगे देखते हैं, घटी हुई कृषि उत्पादकता। हाँ भाई, ये हो सकता है कि घटी हुई कृषि उत्पादकता। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ना कुशल कार्यबल ज्यादा हो रहा है, कुशल कार्यबल ज्यादा हो रहा है। तो गाइस ये देखते हैं, हमारा ये आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी नहीं होगा, उसका तो वो तो उसके अंडर काम करेगा ना, उसके अंडर काम करेगा जो उस व्यापार का मालिक होगा, है ना। तो गाइस ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा आंसर होना चाहिए ए बी एन सी। ए बी एन सी हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर ये होगा, विल बी राइट, ए बी एन सी, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जा सकता है? तो गाइस पुलिस सेवाएं होंगी, न्यायिक सेवाएं भी होंगी, और शैक्षिक सेवाएं भी होंगी। बट निर्माण सेवाएं, कंस्ट्रक्शन सर्विस, वो तो पर्सनल होती हैं, सार्वजनिक नहीं होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। हम आ गए 72 पर। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो गाइस देखते हैं ऑप्शन ए, उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। हाँ, पहले उच्च जाति के लोग ना SC वाले कास्ट और ST वाले कास्ट के लिए ना हिंसा करते थे, उनके खिलाफ हिंसा का यूज करते थे, उनको मारना पीटना ये सब करते थे। आगे, अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। तो ये भी ऐसा होता था पहले। ठीक है, नंबर सी, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। क्या हो गया ये, अनुमति देना गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को। अच्छा, जो आदिवासी नहीं थे, आदिवासी तो पहले जंगलों में रहते थे, और जो आदिवासी नहीं थे ना, जो व्यापारी थे, उनको जनजातीय भूमि
के पेड़ों का, लकड़ियों का व्यापार करने की अनुमति दे देना, ये भी होता था पहले। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, नहीं, कोई भी उच्च जाति के लोग अनुसूचित जाति के लोगों से विवाह नहीं करते थे। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ए, बी एंड सी। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, जिसका नाम अब क्या हो गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया है। ठीक है, ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि छोटे बच्चे ना साथ साथ खाते हैं, साथ साथ खेलते हैं। ठीक है, सही विकल्प का चुनाव करना है हमें। ए ऑप्शन, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, इससे हाँ, इससे हमारी क्या होगा, जातिगत पूर्वाग्रह कम होंगे। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, नहीं भाई, ये तो गलत है। हम आगे देखते हैं। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है खाना मिड डे मील से। आगे देखते हैं, हो सकता है, ये भी हो सकता है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, हाँ, ये भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा गाइस ए, बी एंड ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा, सारे ही सही है। दलित महिलाओं को खाना बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे गरीब एरिया होगा तो वहाँ पे गरीब लोगों को ही तो लेंगे ना खाना बनाने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, या न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा गाइस ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी एंड सी हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ, तो आगे देखते हैं हम 75 क्वेश्चन। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, देखो ये रूढ़िबद्ध और पूर्वाग्रह से कई क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें, आपने अगर ध्यान से देखी हो तो क्लास। ठीक है, उन्हें नकारात्मक रूप में देखना, हो सकता है नकारात्मक रूप में भी देख सकते हैं हम, या उन्हें उत्तम मानना 75 में, या जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो गाइस इसमें ए, सी एंड डी होगा, हमारा फोर्थ आंसर होगा। भिन्न है उनका अनादर करना, ये तो नहीं, किसी के प्रति हमने एक अवधारणा बना ली है, वो बात कह रहे हैं ये। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन मतलब असर्शन, संघीय व्यवस्था भारत के सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। तर्क है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर को स्थापित करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ए एंड आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 77 एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यह व्यवहार दिखाता है गाइस हमारा रूढ़िबद्ध। बिल्कुल सही है ये रूढ़िबद्ध। उन्होंने सोचा कि आदिवासी ऐसे ही लोग होते हैं जो ऐसे कपड़े पहनते होंगे। कृषि के प्रकार, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, गहन निर्वाह कृषि।
तो ये मैंने जब आपको ज्योग्राफी करवाई थी तब मैंने आपको पढ़ाया था कि गहन निर्वाह कृषि अत्यधिक सघन इलाकों में की जाती है। ठीक है, अत्यधिक सघन इलाकों में की जाती है। जलवासी पशुचारण। ठीक है, तो देखते हैं हम, इसका आंसर होगा 78 का होगा। देखते हैं, स्थानांतरित कृषि, सघन वन वाले क्षेत्र, A का 3rd होगा एंड C का होगा 2। तो देखते हैं इसी से, A का 3rd, C का 2, तो यही गाइस, किसी में भी A का 3rd नहीं है पहले में, तो हमारा आंसर 3rd हो जाएगा। सी टेट में इस तरीके का भी होगा, अगर आपको किसी एक का पता और वो नहीं हो सबसे पहला, तो इससे भी आपको बहुत हिंट मिल जाएगी। 79, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। हाँ। यह पृथ्वी का वास्तविक रूप है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यह अंडाकार आकृति में है। नहीं भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई A, B and C। 80 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। ग्लोब को 2 भागों में बराबर बांटने वाली के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। ये मैंने आपको बताया भी था, इक्वेटर बोलते हैं उसको, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही, सत्य बात। सदाबहार वन भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है, वो भी सारे साल। 3rd ऑप्शन विल बी करेक्ट। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश क्या होते हैं? देखो, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो हमारा ये 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय वृत्त की नहीं बोल रहा है, तो ये भी गलत है। ध्रुवीय वृत्त, ध्रुव, बिल्कुल ध्रुव के यहाँ पे, यहाँ नहीं होता वही गाइस। पर हाँ, ये बात सही है कि मकर रेखा, और ये उत्तरी ध्रुव के बारे में बोल रहा है। नहीं, ध्रुव एंड में नहीं होगा। यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर का क्या समय होगा? क्या समय होगा भाई? 12 डिग्री से, तो हमें आपको सबको पता है कि 15 डिग्री में 4 मिनट होती है। ठीक है, 4 मिनट होती है, तो 45 डिग्री में क्या होंगी? हाँ, 15 डिग्री में, तो हम कर देते हैं यहाँ पर, ये आंसर होगा गाइस। अभी टाइम नहीं है इतना समझाने का। 3 बजे अपराह्न होंगे, 3 घंटे का। वहां पर अगर वहां पर 12 बजे है, तो 45 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री और 15 डिग्री, 45 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो 3 बजे। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण बताइए। उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। 84 का आंसर। मानव निर्मित गतिविधि। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनी होती है, तो ये किससे होती है? जब मैंने बताया था आपको, ज्योग्राफी की मैराथन करवाई थी, तब बताया था। शैलों का गिरना नहीं, पवन से नहीं, तरंगों द्वारा। हाँ, ये सागर की जो तरंगे होती है उसके द्वारा होती है। तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। 85th का क्या होगा गाइस? निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। नहीं, ज्वारीय ऊर्जा तो समाप्य नहीं होती, ये तो हाँ हमेशा के रहती है, नवीकरणीय है ये तो। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। नहीं। हाँ,
पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, ये सही बात है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, सही है। तो यही कथन असत्य है क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य नहीं है। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं, समताप मंडल के बारे में पूछ रहे हैं। ये समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है क्योंकि यहाँ पर बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, यहाँ पर मुक्त रहते हैं। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखो, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में बड़ी व भारी आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? कौन सा होता है गाइस? ये होता है रेल मार्ग। जल मार्ग भी होता है बट रेल मार्ग ज्यादा सही है इसका आंसर, और सीटेट ने इसका रेल मार्ग ही माना था। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। हाँ, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये डैश गल्फ स्ट्रीम भूमध्य रेखा के निकट होती है। भूमध्य रेखा के निकट होती है ये गल्फ स्ट्रीम, तभी ये गर्म होती है। 89 ओजोन परत रेडियो प्रेक्षण। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक का भी पता हो, मान लो एक ओजोन परत समताप मंडल में होती है, ठीक है। देखो ओजोन परत कहाँ होती है आप सबको पता होगा, समताप मंडल में होती है, ठीक है। और मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अगर आपको सी का फर्स्ट देखो गाइस, मैं आपको बताती हूँ करने का तरीका। सी का फर्स्ट है, इसमें आपको पता, मान लो चलो आपको ओजोन परत का नहीं पता, सी का फर्स्ट तो पता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर अपने आप सेकंड आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। किस तरीके का हमें उपयोग करना है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए? तो यह होगा गाइस हमारा अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए, ठीक है। नहीं, अनवीकरणीय संसाधनों का यूज करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगी। नवीकरणीय संसाधनों का यूज, सौर ऊर्जा हुई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई, इनका हमें अधिक यूज करना होगा, तो हमें इसका आंसर होगा थर्ड, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ में आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। प्लीज मेरी इस वीडियो को और भी ज्यादा प्यार देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय।